तो अभी भी आपकी फिल्म आ रही है आपके प्रोडक्शन में? हाँ, एक दिन जुनैद के साथ। हाँ, जुनैद एक के दिन साथ। नहीं, एक दिन तो आएगी मतलब जब बना ली है तो एक दिन तो आएगी। मैंने बहुत हैंडसम लग रहे हो भाई आप। अरे आप भी। थैंक यू भाई, यही सुनना चाहता था मैं, कभी तो मेरी तारीफ करेंगे। तो मैंने उससे कहा भी था कि आप मेरे बेटे हो तो आपको खास मुश्किल होगी, क्योंकि उसका कंपटीशन क्योंकि सीधा आप- आमिर खान के हाँ, साथ वो है। हर आदमी आपको मुझसे कंपेयर करेगा, आपको फेयर चांस मिलना बहुत मुश्किल है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के यहाँ पे बैठे हैं जिनको हम बड़े सालों से फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने जो भी ट्रेंड सेट किए वो भी हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हमने टी शर्ट पहनना शुरू किया, इन्होंने कुर्ते पहनना शुरू कर दिया, और जब हमने कुर्ते खरीद लिए इनको देख के ये वापस टी शर्ट में आ गए क्योंकि इतने हैंडसम लग रहे हैं। आमिर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे क्या क्या करके रहे हो आप? यार नहीं, चक्कर ये है कि मैं कुर्ते इसलिए पहन रहा था उस वक्त क्योंकि मैं ज़रा मोटा हो गया था। अच्छा। हाँ, तो वो मोटापा छुपाने के लिए मैं कुर्ते पहनता था, तो अब थोड़ा मैं फिट हो गया हूँ तो दोबारा टी शर्ट पे आ गया हूँ। नहीं, बहुत हैंडसम लग रहे हो भाई आप। अरे आप भी। थैंक यू भाई, यही सुनना चाहता था मैं, कभी तो मेरी तारीफ करेंगे। अरे नहीं, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। थैंक यू। आपके शॉर्ट्स और वीडियोस में देखते रहता हूँ, मतलब मेरी जो रातों की नींद है वो 1-2 घंटा डिले हो जाती है बिकॉज मैं आपकी वीडियोस देखते रहता हूँ। तो आपको क्या लगता है आमिर भाई, मतलब फ़ोन वोन हमारी ज़िंदगी में आए, बेहतर हुआ काम कि ख़राब हुआ काम? देखो, हर आदमी का अपना होता है, कुछ लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ है, मेरे जैसे इंसान के लिए ये नुकसान की चीज़ है। क्योंकि मुझे लगता है मैं फ़ोन से खुश नहीं हूँ, मैं बल्कि बीच में मैंने 2-3 साल फ़ोन रखना बंद कर दिया था, फिर काम की वजह से रखना पड़ा, लेकिन अब मैं दोबारा सोच रहा हूँ कि मैं फ़ोन छोड़ दूँ। एक्चुअली भाई मैं भी कभी कभी गांव जाता हूँ ना, तो बड़े ना ऐसे आसपास जो लोग हैं अपने गांव के जी, उनसे बैठता हूँ, बातें करता हूँ, उनमें से किसी को पता नहीं है ब्लड प्रेशर की गोली क्या होती है क्या नहीं। मतलब वो लोग इतना ऑर्गेनिक तरीके से रह रहे हैं, नंगे पैर खेतों में चल रहे हैं। यार हम तो इतना सा काम कर लेते हैं, इतना दिमाग भागता रहता है। आप कितना कुछ देखते हो, आप फिल्में खुद भी करते हो, प्रोड्यूस भी करते हो। अभी भी आपकी फिल्म आ रही है आपके प्रोडक्शन में। हाँ, एक दिन जुनैद के साथ। हाँ, जुनैद एक के दिन नहीं, एक दिन तो आएगी। मतलब जब बना ली है तो एक दिन तो आएगी। नहीं, उसका नाम एक दिन है। अच्छा। हाँ, एक दिन नाम है उसका। हाँ, मैंने ट्रेलर देखा, बड़ा मजेदार है ट्रेलर उसका। हाँ, लव स्टोरी है और उसमें साई पल्लवी भी है। जी, बड़ी अच्छी एक्टर, बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, उसने इतना खूबसूरत काम किया इस फिल्म में। ये जब मैंने कहानी सुनी थी ना एक दिन की, तो मुझे बहुत पसंद आई। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कमाल का है कि एक दिन में किस तरह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, या वो एक दिन जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया हो। मुझे ये पूछना था कि आपकी लाइफ में कैसे ऐसे कोई एक दिन आया है जिसमें आपकी लाइफ बदल गई उस दिन के बाद? मुझे लगता है कि ऐसे एक एक करके कई दिन आए हैं। सो प्रोफेशनली अगर बात करूं, क्योंकि हम लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकले थे घर से, और ये सब फिर जब टीवी पे पहली बार मौका मिला, पर जिंदगी बदली बड़ी बार। फॉर एग्जांपल व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, आई वाज 22-23, तो एकदम से मैच्योर नहीं होता आदमी, क्योंकि हर बेटे के लिए अपने फादर से ही आदमी सब चीज़ें सीखता है ना, कि दुनियादारी और ये सब तो बाप ही आप सिखाता, भले ही बिठा के ना सिखाए, लेकिन आप देख के सीखते हो। तो वो मिस हो गया। तो उसके बाद तो बस फिर निकल के जितना थोड़ा बहुत पता चला लाइफ का, बस ऐसे ही है। तो वो भी मुझे लगता है कि यार बड़ा मिस होता है। हाँ। मेरे फादर 2 दिन पहले जब उनको आईसीयू में लेके गए, उससे पहले 2 दिन पहले बात कर रहे थे मेरे साथ। कहते यार 2 चीजें रह गई। मैं कहा क्या, क्यों बोल रहे ऐसा, मतलब रह गई क्या? सडनली इनको हाँ, पता था उनको कि फाइनल स्टेज कैंसर है, कितना खींच लेंगे। अच्छा। कहते यार एक तो घर बनाना था, हाँ, और दूसरा तेरी बहन की शादी करनी थी यार, तुम लोग तो कर लोगे अपना कुछ। तो मैं अभी 22-23 की उम्र में जितना, मैं कहा नहीं डैडी कर लेंगे, कोई नहीं, जब आप ठीक हो जाओगे। तो चुप हो गए। उसके बाद उनको ले गए, तो फिर तो सीधा खबर ही आई कि चल बसे। तो मैं, पर भाई उसके बाद अब पता नहीं, मैं भी पहली बार ये बात बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या मिराकल हुआ कि जो बातें उन्होंने 2 बोली, तो फादर गए, तो मुझे एक रीजनल चैनल पे कॉमेडी शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। वहाँ पे पैसे तो नहीं मिलते थे, पर एक एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद नेशनल टीवी पे मौका मिल गया, उसी शो में जहाँ मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था, वहाँ पे मैं विनर बन गया। बाद में पहली ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ, दूसरे में आया, और पूरी सीरीज़ का मैं विनर बना। पैसे आने शुरू हो गए, शोज़ करने शुरू हो गया। तो 6 महीने बाद ही मेरी बहन की शादी थी। शादी इतनी अच्छी हो गई, फिर घर भी ले लिया। तो वो 2 चीज़ें जिन्होंने बोली, मुझे ऐसा लगता है ऊपर जाके फटाफट उन्होंने पहले मेरे काम कराए। हेड ऑफिस में ना होता है कि यार पहले ये 2 काम हमारे पेंडिंग थे। आपके भाई पीछे फैमिली की पिक्चर्स लगी हुई हैं। जी। तो आपके फादर साहब, मैं जैसे देखा ना उनको, तो मुझे लगा फादर और मदर। हाँ, स्माइल ना, जुनैद भी ऐसे मुस्कुराता है अपने दादा की तरह। हाँ, सही। तो भाई आपके फादर के साथ रिलेशन कैसा था, मतलब? अरे मैं बहुत डरता था अब्बाजान से। वो काफ़ी गुस्सैल थे और चारों बच्चे डरते थे उनसे। तो जब वो
उनकी एक पर्टिकुलर स्टाइल थी घंटी बजाने की, टैट 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 ऐसी घंटी बजती थी। तो हम लोग फौरन चूहों की तरह, हम जैसे चूहे बिल में नहीं भाग जाते, हम लोग अपने कमरे में भाग जाते थे, क्योंकि वो कब भड़क जाए, किस बात पे भड़क जाए। अभी मैं बिल में भागता हूँ, बच्चे आते तो। एक्चुअली ये बड़ा हो रहा है ना, मतलब बड़े लोग बोलते हैं कि यार हम लोग वो जनरेशन है ये वाले दौर पे कि हम अपने माँ बाप से भी डरते थे, हम अपने बच्चों से भी डरता तो नहीं हूँ हाँ, मतलब लेकिन ये अच्छी बात है कि मेरा जो रिश्ता है बच्चों के साथ, वो एज अ फ्रेंड है, और पिछले 4-5 सालों में तो और गहरा हो चुका है, और मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ अपने बच्चों के साथ। क्या होता है जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम आपको रियलाइज होता है कि यार ये एक्चुअली फुल एडल्ट हैं यार, और इनकी अपनी अलग सोच है और अपनी अलग थिंकिंग है। तो वो जो ब्रिज है ना, क्योंकि तब तक आप उनको बच्चा मानते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप हर बात आपकी सुन लें, लेकिन एक पॉइंट आता है जब वो सुनना बंद करते हैं, उनकी खुद की थिंकिंग होती है, वो एक जो है वो एक बड़ा शिफ्ट होता है हर माँ बाप के लिए, जब आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अब जो मेरे सामने जो शख्स बैठा है वो ऑफकोर्स मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, लेकिन वो भी एक अडल्ट है और मुझे उसको एज एन अडल्ट ट्रीट करना है। और भाई मतलब ये जुनैद की स्क्रिप्ट आप देखते हो पहले? नहीं, मैं उसकी स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ता, वो पसंद भी नहीं करता कि मैं उसके करियर में दखल अंदाजी करूँ। अच्छा। वो गया था थिएटर सीखने लॉस एंजलिस, 2 साल थिएटर सीखा, फिर उसने 1 साल वहाँ थिएटरों में प्लेस भी किए, फिर लौट के आया और यहाँ उसने थिएटर शुरू किया बम्बई में। ऑडिशंस के लिए जाता था वो कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास। ओके। और उस वक्त किसी को पता भी नहीं था कि वो मेरा बेटा है। बताता नहीं था किसी को? नहीं बताता नहीं था, और मैंने भी किसी को नहीं बताया। तो खैर वो एक दिन मुझे फ़ोन आया आदि चोपड़ा का। अच्छा। कि यार मैं जुनैद को ले रहा हूँ फिल्म में, उसका नाम है महाराज। वो बड़ी अच्छी फिल्म थी। ये मुझे बाहर से पता लगा कि उसने ये फिल्म साइन, उसमें जुनैद की काफ़ी तारीफ हुई थी। जी, अच्छा काम किया था। जी। तो उसने अपना करियर एक तरह से खुद ही बनाया है। एक्चुअली सच कहूँ कपिल, तो एज अ फादर उसने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया है। आपको क्या मतलब क्या लगता है कि आप क्या करना चाहते थे या कर सकते थे? मतलब आई थिंक आपके शो पे बताया था मैंने कि मैं जब कोविड आया तो ज़बरदस्ती घर पे बैठना पड़ा, तो अकेला था मैं, और मैं सोचा यार अपनी ज़िंदगी शुरू से लेके यहाँ तक एक रिवाइंड किया मैंने एक तरह से, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अपने परिवार के इतने नज़दीक हूँ, मतलब दिल में मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अम्मी को इतना चाहता हूँ, लेकिन उनको वक्त नहीं दे पाया मैं। ये काम के नशे में मैंने उनको वक्त नहीं दिया, तो मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ उस वक्त। जुनैद बड़ा हो गया है, आयरा बड़ी हो गई है, मैंने उनको वक्त ही नहीं दिया है। तो फिर मैंने उस वक्त, ये लाल सिंह के बीच की बात है, लाल सिंह की शूटिंग आधी हो चुकी थी जब कोविड शुरू हुआ, तो मैंने उस वक्त फैसला किया कि यार मैं अब फिल्म छोड़ने वाला हूँ, एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, सब कुछ, प्रोडक्शन हाउस बंद करने वाला हूँ। अब मुझे अभी जो बाकी ज़िंदगी है मुझे अपने परिवार के साथ गुजारनी है। 6-8 महीने तक तो मैं फैमिली के साथ पूरा वक्त बिता रहा था, और एक दिन जुनैद आयरा ने मुझे पकड़ के बोला कि आप कब तक करने वाले हैं ये फुल टाइम? अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई अब तो आपके साथ ही हूँ। तो उन्होंने कहा भाई हमारी भी ज़िंदगी है, अब हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, और इतना वक्त हम कैसे आपके साथ बैठ सकते हैं भाई। और जुनैद ने मुझे बताया कि आप बहुत एक्सट्रीम किस्म के इंसान हो, पेंडुलम टाइप के, फिल्में करनी है तो सिर्फ फिल्म करनी है, अब फिल्म से आपको गुस्सा आ गया, फैमिली के साथ तो मतलब पूरा वक्त फैमिली के साथ। एक बैलेंस भी होता है लाइफ में, जो और नॉर्मल लोग जीते हैं, वो फैमिली के साथ भी रहते हैं, काम भी करते हैं, वो क्यों नहीं ट्राई करते आप? पर मुझे ऐसा लगता है आमिर भाई, आप जैसा क्रिएटिव आदमी, अगर आप फैमिली के साथ बोलोगे कि अब मुझे काम नहीं करना है, मुझे फैमिली के साथ ही बैठना है, थोड़ी देर बाद फिर वो आइडियाज आपको तंग करेंगे। तो ये चीज उन्होंने मुझे समझाई कि यार आप ऐसा मत करो। उन्होंने, मेरे बच्चों ने मुझे कन्विंस किया कि आप ये फैसला ऐसा मत लो, आप काम भी करो, और हम तो हैं ही साथ में आपके। तो अब जो है मैं बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता, आपने जो गिल्ट वाली बात बोली ना भाई जी, आपके घर पे हम लोग 2-3 साल पहले हम लोग म्यूजिकल जब कर रहे थे ना, तब आपने ये बात बताई थी मुझे, और मैंने घर जाके ये बात गिन्नी को भी बोली। मैंने यार हम लोग आपको इतना एडमायर करते हैं आमिर भाई कि आपके काम को लेकर, आपकी फिल्मों के माध्यम से ही आपको जानते थे जी, जो चलो बाद में मौका मिला आपसे मिलने का, लेकिन मुझे वही था कि यार फिल्में देख के, आपका काम देख के हम जितना थोड़ा बहुत सीख पा रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन अगर आपकी ऐसी बातों से सुन के अगर कल को हमें ना ये बोलना पड़े, जैसे आप बोल रहे हो कि यार इतना काम करने के बाद आज आपको दुनिया परफेक्शनिस्ट बोलती है, पर आप खुद बोल रहे हो कि यार अच्छा मैं ना ये मामले में थोड़ा मुझे लगता है कि मैंने टाइम कम दिया, तो मैंने बड़ा टाइम देना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसने मुझसे मतलब कुछ कभी लिया नहीं है, कुछ मांगा नहीं है। हाँ, मैंने देखा बड़ी बार उसके वीडियोस आते हैं ना, ऑटो में बैठ के जा रहा है। हाँ, उसको मैंने कई दफ़ा बोला यार गाड़ी तो ले लो। मुझे लगा आमिर भाई ने मना किया होगा कि नहीं तेल बड़ा महंगा है, तू अपने देख ऑटो में जा। नहीं, वो अलग किस्म का आदमी है, तो वो कहता है जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा, अभी क्या ज़रूरत है।
पहले मुझे काम करने दो, कुछ बनने दो। पर अच्छी बात और भी है। वो अच्छी बात है। मुझे एक्चुअली आई फील वेरी प्राउड एज अ फादर कि रीना की परवरिश है, मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन है यकीनन, लेकिन जो दोनों बच्चे हैं हमारे और आज़ाद भी दिल के बड़े अच्छे हैं, बहुत ही साफ दिल हैं, दूसरों की कदर करना, दूसरों के बारे में सोचना, तो दीज आर क्वालिटीज़ विच आर वेरी वंडरफुल क्वालिटीज़ इन अ पर्सन। तो एज अ फादर मुझे लगता है कि यार मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं। आपने अपने पापा को बताया था, कब बताया था आपने कि मुझे एक्टर बनना है? ओह, ये तो बहुत हम लोग बहुत डरते थे, जैसे मैंने कहा अब्बाजान से। तो मेरा एक दोस्त था आदित्य भट्टाचार्य, वो हम लोग क्लास में साथ में, स्कूल में साथ में थे, और उसको एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी क्योंकि उसको फिल्म मेकर बनना था। अच्छा जी। बासु भट्टाचार्य का बेटा आदित्य भट्टाचार्य, ओके। जिसने बाद में राख बनाई थी ओके। मेरे साथ। तो ये उसकी पहली फिल्म थी एज अ स्टूडेंट फिल्म, मतलब 30-40 मिनट की फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म। मैं उसका एक्टर भी था, उसका प्रोडक्शन मैनेजर भी था, उसका स्पॉट बॉय भी था, और हर काम हम साथ में करते थे। और उस वक्त मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या मुझे इस लाइन में आना है। तो जब 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हुए तो हमने वो फिल्म 1 महीने में बनाई, ओके। छुट्टियों में। और घर पे मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ। वैसे भी स्टूडेंट फिल्म थी, कौन देखने वाला था। वो फिल्म मैंने की, उस पर काम किया, और वो जो 1 महीना मेरा बीता, उस 1 महीने में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरी ज़िंदगी है। और उस वक्त मेरे माइंड में क्लियर हो गया कि यार मुझे फिल्मों में आना है, ना सिर्फ एज एन एक्टर बट एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो। लेकिन घर पे हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि मैं फिल्म कर चुका हूँ। तो इत्तेफाक से आदित्य ने एक स्क्रीनिंग रखी थी शबाना जी के लिए। तो फिल्म ख़त्म हुई, शबाना जी ने कहा कि भाई फिल्म तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा ये लड़का कौन है यार। आदित्य की मम्मी ने कहा पीछे बैठा है वो। तो मैं खड़ा हो गया। शबाना जी ने कहा आपका नाम क्या है? मैंने कहा आमिर। तो उन्होंने कहा रिंकी आंटी ने कहा ये तो ताहिर साहब का बेटा है। अच्छा। उस वक्त शबाना जी मेरे फादर के साथ फिल्म कर रही थी, अच्छा। खून की पुकार। तो शी सेड आप ताहिर साहब के बेटे हो, मुझे बताना पड़ेगा उनको कि आप इतने अच्छे एक्टर हो। जब उन्होंने तारीफ शुरू की तो मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि अब्बाजान आप ताहिर साहब को बताना पड़ेगा कि आप इतने अच्छे एक्टर हो, मैं बोला नहीं उनको मत बताओ, उनको पता ही नहीं मैंने फिल्म की है। अच्छा, अब्बाजान का गुस्सा इतना फेमस था, उनको भी डांट पड़ चुकी थी शबाना जी को 2-3 दफ़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, मैंने फ़ौरन समझ गई कि हाँ अब्बाजान को नहीं बताना है। उसके बाद जब मैंने अपनी 12वीं पास किया, उसके बाद मैंने अम्मी अब्बाजान से कहा कि मुझे अभी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम शुरू करना है। और कई लोगों के नाम मैंने लिखे थे एज डायरेक्टर्स, जिनके साथ शेखर कपूर के साथ मैं काम करना चाह रहा था। उनसे कई दफ़ा मैं मिला भी, लेकिन वहाँ मुझे काम नहीं मिला। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरी फैमिली को पता चला कि मुझे फिल्मों में आना है। और जुनैद ने आपको कब बताया? जुनैद जब वो थिएटर पढ़ने जाना चाह रहा था, तब उसने मुझसे कहा कि यार आई वांट टू लर्न थिएटर। ये एक तो बहुत मुश्किल लाइन है, दूसरा ये कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका काम मुझे पसंद नहीं आया या मुझे नहीं लगा आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप ये कभी सोच के मत बैठना कि मैं आपको फिल्म बना के दूंगा या मैं आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं पूरी सच्चाई से फिल्मों में काम करता हूँ और मैं अपने ऑडियंस को कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो वो सुनता रहा। उसने कहा कि पापा आपसे मुझे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं था मुझे पता है आप किस टाइप के आदमी हो, और ना मुझे वो हेल्प चाहिए। एज अ फादर जो कुछ आपको पढ़ना है, जो कुछ आपको सीखना है, उसमें मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। उसके आगे जो है आपको अपना करियर खुद बनाना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो उसी राह पे चल रहा है। उसकी 2 फिल्में आई हैं, एक महाराज जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, और एक उसकी फिल्म आई थी लवयापा जो इतनी नहीं चली। जी। लेकिन मुझे तो उसका काम उसमें भी अच्छा लगा था और मुझे फिल्म भी पसंद आई थी। तो जब लवयापा भाई इतना नहीं चली तो फिर उसका क्या रिएक्शन था? आपके साथ डिस्कस किया उसने कुछ? एक्चुअली मुझे तो बड़ा दुख हुआ जब उसकी फिल्म नहीं चली, क्योंकि एज अ फादर आप प्रोटेक्टिव होते हो अपने बच्चे को लेकर। अच्छा, मैंने उससे कहा भी था कि आप मेरे बेटे हो तो आपको खास मुश्किल होगी, क्योंकि उसका कंपटीशन सीधा आमिर खान के हाँ, साथ वो है। हर आदमी आपको मुझसे कंपेयर करेगा, तो आपको फेयर चांस मिलना बहुत मुश्किल है। और आज की डेट में तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अब OTT वर्ल्ड है, अब इतना एक्सेस हो गया, इतना कंटेंट बन रहा है, ऊपर से ये नया जो सोशल मीडिया अब आया है, उसमें भी ये 2-2 तो मिनट आपके का लिए भी content नया है, हमारे लिए भी नया है, और नई जनरेशन के लिए तो चलो है ही, है ना, है ही। ये सब चीज़ें मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको अपने ऊपर जो काम करना पड़ता है, साथ में ये तैयारी अलग से करनी पड़ती है आजकल की। बिल्कुल सही कि लोग जो रिएक्शन देते, चाहे अच्छे दें चाहे बुरे दें, जब होता है तो उसके ऊपर आपको कैसे रिएक्ट करना है या नहीं भी करना है, तो अपने दिमाग को कैसे शांत रखना है। एक एक्टर के लिए, एक क्रिएटिव इंसान के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, और असली फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअली ऑडियंस को क्या लग रहा है।
अनफॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया पे क्या होता है कि सच्चाई कितनी है उसमें हमको समझ में नहीं आती। पेड बॉट्स बहुत होते हैं, राइट। और लोग पैसा दे के आपके बारे में या तो अच्छा लिखा सकते हैं या बुरा भी अच्छा तो कम लिखवाते हैं। हाँ। तो ये सब भी चलता है। तो ज़रूरी ये होता है क्रिएटिव इंसान को ये समझना आज के दौर में कि भाई ये जेन्युइन रिएक्शन है कि जेन्युइन नहीं है, और वो भी काफ़ी आसान होता है समझने के लिए। जैसे मुझे ये लगता था कि जब तक आप फादर नहीं बनते हो, आप अपने फादर को नहीं समझ पाते हो, जहां वो काफी हद तक बात सही भी है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही बात। पर कई चीजें ऐसी जो आपको बच्चे सिखा देते हैं शायद जाने अनजाने में। जैसे मेरी बेटी होने के बाद तो मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई फॉर एग्जांपल। अच्छा। तो क्योंकि और किसी के साथ बात करता मैं झिझकता था, तो बीवी के साथ भी नहीं करता था, मुझे था कि ये गलती निकाल देगी मेरी, है ना। तो अनायरा के साथ मैं बड़ी बात करता हूँ। तो अभी वो मेरे को मराठी वर्ड भी सिखाती है, एक एक आती है। आपने कुछ सीखा जुनैद से? उसकी ऑनेस्टी, उसकी लेवल ऑफ इंटेग्रिटी, उसकी जो केयरिंगनेस है, हालांकि ये सारी क्वालिटीज़ काफ़ी हद तक मुझ में भी हैं, लेकिन जब आप ये क्वालिटीज़ अपने बच्चे में देखते हो ना, तो एक अलग किस्म की फीलिंग आती है। कोविड के दौरान मुझे याद है कि रीना के पेरेंट्स, नाना नानी, जो जुनैद के नाना नानी हैं, वो उनको दोनों को कोविड हो गया था। घर पे कोई था नहीं, वो अकेले रहते थे। तो रीना का मुझे फ़ोन आया कि मम्मी डैडी को कोविड हो गया, हम लोग सोच रहे हैं क्या करें। इतने में कि हम लोग मतलब 5 मिनट के में डिस्कशन करें, हमको पता चला कि जुनैद वहाँ ऑलरेडी पहुँच गया। वो 2 हफ्ते उनके साथ रहा, उनके लिए खाना बनाया, कपड़े धोए, उनकी देखभाल की। किसी को बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, ना मुझे बोलने की ज़रूरत थी, ना रीना को बोलने की ज़रूरत थी। उसको पता चला ही और वो सीधा वहाँ पहुँच गया घर पे उनके। तो ये सारी क्वालिटीज़ में देख के मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि इतना मोहब्बती लड़का है वो, और उसमें स्ट्रेंथ बहुत है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर बहुत है। तो उससे मुझे एक्चुअली सीखना तो कम, लेकिन ये चीज़ें मुझे रियलाइज़ बहुत हुई कि ये क्वालिटीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं एक इंसान के लिए। भाई अभी जैसे ना मेरा कभी कभी मन में आता है कि मैं जाऊं कभी फिल्म स्कूल जाऊं। कि पहले तो जब अमृतसर में थे तो ऑब्वियसली अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, ना कोई फिल्म स्कूल वहाँ पे, तो ऐसा कुछ था भी नहीं। या तो एनएसडी गए हमारे कुछ जानकार, और वो भी आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, एक स्टेट में एक ही बंदा सिलेक्ट करते थे। हाँ, वो ऑल इंडिया 20-22 एंट्रीज लेते हैं वो। तो वहाँ पे तो, और यहाँ का तो हमें पता ही नहीं था कि अप्रोच कैसे करना है पुणे तक। तो अब जाके मुझे लगता है कि मुझे मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता है कभी कभी कि यार फिल्म मेकिंग सीखनी, फिल्म मेकिंग के बारे में, है ना, कुछ जाने। हालांकि वो टाइम भी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि एक तरफ जब आपका काम चल रहा हो, आप कैसे तो वक्त निकालो, है ना। हाँ, वक्त निकालो, और निकलने भी नहीं देते हैं लोग, और आपको भी लग रहा है कि चलो पैसे आ रहे हैं तो क्या ही है, वो सीख के भी तो हमने कुछ करियर वाइज ही कुछ करना है ना, तो वो चल रहा है। पर मेरा बड़ा मन होता है भाई कभी कभी ना। पर मैं इसलिए ये सवाल पूछा कि अब बड़े सारे लोग हैं जो मुंबई आना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, उनको अगर आमिर खान सजेस्ट करना चाहें, क्या करना चाहिए उनको, क्या तैयारी करके आना चाहिए? मैं 2-3 चीज़ें यहाँ कहना चाहूँगा। एक तो ये कि मेरी जो ट्रेनिंग हुई है, मैं कोई फॉर्मल फिल्म स्कूल नहीं गया हूँ जी। मेरी ट्रेनिंग गुरुकुल स्टाइल में हुई है, और उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि मेरी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि मैं बच्चा था, मुझे मज़ा आ रहा था। तो मैंने घर में जो काम देखा होते हुए अब्बाजान का, चचाजान का, उससे मैंने सीखा। और मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि यार मुझे मौका मिले तो मैं फिल्म स्कूल जाऊँ। सीरियसली? हाँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ। और ये अच्छी बात है कि आप ज़िंदगी में कोई वक्त ऐसा नहीं आता है जो आपको लगता है कि, मतलब मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं एकदम अभी परफेक्ट हो गया हूँ। कोई शर्म की बात नहीं है कि इस एज में भी आप और मैं जाके हम लोग स्कूल में बैठे या कॉलेज में बैठे और सीखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक्चुअली यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त तो इतना था भी नहीं, फिल्म स्कूल्स वगैरह। जो कोई भी फिल्मों में आना चाहता है, आई थिंक सबसे पहले तो आपको राइटिंग सीखनी चाहिए। भले आप फाइनली राइटर बने या ना बने, लेकिन राइटिंग की समझ होनी चाहिए आपको। तो अगर कोई एक कोर्स है जो मैं कहूँगा बच्चों को करने, वो है राइटिंग का। अगर आप उसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो 2-3 साल के कोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी चाहते हैं तो 2-3 महीने के कोर्सेज भी होते हैं राइटिंग के। तो राइटिंग बहुत ज़रूरी है हर डिपार्टमेंट के लिए। बाद में आप एक्टर बनो, डायरेक्टर बनो, लेकिन राइटिंग की समझ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनाती है आपके लिए, कहानी की समझ। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को कहा है, लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं अभी तक। क्या? अपना देश घूमो, 4-5 दोस्त इकट्ठा हो जाओ, सेफ्टी का ध्यान रखो, जाहिर है, लेकिन एक ग्रुप बनाओ और आप कश्मीर से कन्याकुमारी 1 साल या 2 साल में आप ट्रैवल करो। अलग अलग राज्यों में जाओ, अलग अलग शहरों में जाओ, अलग अलग गांव खेड़े में जाओ, और ये 2 साल आप अपने आप की देखभाल करना खुद सीखो। हमाली करो, कमाओ, जैसे करना है आप सर्वाइव करो। 2 साल आप सर्वाइव करो और देश घूमो।
ये 2 साल के बाद जो आपको सीख मिलेगी वो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखा सकती। जो बच्चे ने 2 साल अपने खुद के देश में वक्त बिताया है, लोगों से मिलकर उनसे सीखना, रिश्ते बनाना, वो जब आप सीखोगे, वो जब आप कर लोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में जिसका आप सामना नहीं कर पाओगे उसके बाद। एक्चुअली यू विल बी रेडी फॉर लाइफ। बिल्कुल भाई, टोटली एग्री। मैं ये रिलेट इसलिए भी कर पा रहा हूँ भाई, जब हम लोग नए नए आए ना अमृतसर से, तो स्टैंड अप कॉमेडी नई नई शुरू हुई थी, मतलब टीवी पे, तो इतना घूमते थे, ट्रेन में दिल्ली रहे, जालंधर रहे, अमृतसर रहे, इतने लोगों से मिलना, नए नए किरदार, और कहीं ना कहीं वही किरदार आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे होते हैं। कभी कुछ करना हुआ, अच्छा एक ऐसा पुलिस वाला था, उससे मिला था, अच्छा ये करते हैं, अच्छा एक बस कंडक्टर फलाना मिला था। अब जब टीवी पे आए, वो किया, वो सारा एक्सपीरियंस काम आया। लेकिन अब आप एक एक बबल में भी बन जाते हो कि बिल्कुल मैकेनिज्म चेंज हो गया कि काम जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। अब वो लोगों से मिलना जुलना छूट गया। मैं नवाज भाई के साथ बैठा था एक दिन, वो भी यही बोल रहे थे, कहते यार अब ना जो तैयारी होती है ना, हम सोच के थोड़ी कर रहे थे, वो तो हो रही थी ना, हो रही थी। हाँ। अब बोलते हैं कि जब काम मिलना शुरू हो गया, अब वो प्रैक्टिस भी जरूरी है, लेकिन वो छूट जाती है। तो आई टोटली एग्री भाई कि अपना देश घूम लो। मुझे लगता है पूरी वो जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, वो आपको जो तपाएंगे जी, दैट इज व्हाट विल रियली टीच यू द लेसन्स ऑफ लाइफ। एक बात भाई मेरे को आपको जाननी थी, अभी जैसे जुनैद की मूवी आ रही है, हाँ, नॉर्मली हमें क्या होता है कि हमारे कोई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, तो हम पूरा फोकस उस पर कर देते हैं जी। आपकी खुद की प्रोडक्शन में फिल्म आ रही है, और आपको मैंने देखा है किसी और की फिल्म थी, हाँ, देवन को आप प्रमोट करने जा रहे थे। हाँ, दबकारो। हाँ। वो एक्चुअली वो देवन मेरा बहुत पुराना दोस्त है, जो जीता वही सिकंदर में हम लोग साथ थे, लेकिन उससे पहले से मैं उसको जानता हूँ। आप सही कह रहे हो कि मुझे एक्चुअली अपनी फिल्म प्रमोट करनी चाहिए, लेकिन क्या है, मैं क्रिएटिव इंसान हूँ और मैं भी ऑडियंस हूँ, और हालांकि हमने भी अच्छी फिल्म बनाई है और अलग किस्म की फिल्म है, लव स्टोरी है उसकी, ड्रामा है, इमोशनल ड्रामा है। तो मतलब मुझसे रहा नहीं गया। मैं जब बाहर आया, मीडिया थी वहाँ पे, मैंने कहा प्लीज़ आप लोग पहले देवन की फिल्म देखो, उसके बाद मेरी फिल्म देखना आप लोग। आप ऐसे बोल रहे हो और अच्छी बात है, अच्छी फिल्मों को प्रमोट भी करना चाहिए। जी। मेरा तो काम है आमिर भाई, मेरे तो शो में मतलब हम लोग कितनी सारी फिल्में करते हैं, पर आप जो कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो, क्योंकि आपको जो चीज़ अच्छी लगी है, बड़ी अच्छी बात है भाई। आपकी भी तो फिल्म लग रही है जी। आप भी अलग अलग लोगों के प्रमोशन करते रहते हो, मुझे भी हेल्प करते हो। मैं तो भाई, मैं हेल्प नहीं, आपकी 8 मई को आ रही है फिल्म। जी, दादी की शादी। जी, दादी की शादी। मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत पसंद अच्छा लगा। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया, और नीतू जी का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपका भी बहुत बड़ा फैन जी ने। थैंक यू भाई। तो बहुत एंटरटेनिंग फिल्म लग रही है। निखत दीदी भी है उसमें। हाँ, निखत भी है उसमें। निखत भी है। शी टोल्ड मी कि बहुत मजा आया शूटिंग पे। शिमला में शूटिंग की आप लोगों ने। शिमला में शूटिंग। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या इसका क्या प्लॉट, क्या कहानी क्या है इसको? दादी की शादी लोगों को सुन के लगता है कि अच्छा इसमें कॉमेडी होगी, ठीक है, वो तो होगी ही। तो ये एक ऐसी कहानी है, बड़ी खूबसूरत मुझे लगी, कि एक माँ है जो पहाड़ों में रहती है, और बेटे आसपास ही हैं, कहीं देहरादून और एक दिल्ली में है, 2-3 भाई बहन है, बहन की भाई से नहीं बन रही है, कम्युनिकेशन गैप नहीं आता, कई बार हम लोग बात ही नहीं करते हैं। जी। बात छोटी सी होती है, जी। कर लें तो सॉल्व हो जाती है, नहीं करते तो माँ को शायद ये मिल नहीं पाते, क्योंकि इनके भी बच्चे हो गए आगे। तो माँ से जब ये मिलते हैं साल बाद या 2 साल बाद, तो माँ का पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं जानना चाहता कि यार माँ क्या फील कर रही है, वो तो अपने वहाँ पे बिजी हो गए। लेकिन फिर माँ कैसे, सबको लगता है कि हमारी जो दादी है वो माँ है जो हमारी शादी कर रही है, वो क्या है, वो आगे वो ट्विस्ट, वो सारे वो तो फिल्म में हम देखेंगे। हाँ, पर वो कहानी इतनी प्यारी लगी मुझे कि मुझे लगा ये बेसिकली इट्स अ फैमिली ड्रामा। इट्स अ फैमिली ड्रामा, हाँ, विद ह्यूमर। विद ह्यूमर। हाँ, मुझे ऐसी फिल्में बड़ी पसंद है। तो मैं बेसिकली इमोशनल किस्म का आदमी हूँ, तो मुझे ऐसी फिल्में पसंद है जिसमें कुछ इमोशन हो, कुछ जज्बात हो, दिल को छू जाए। जी। और हंसाए भी, रुलाए भी, दोनों। भाई इतना कुछ आपने, इतना कुछ किया, इतनी लंबी जर्नी है। आप बोलते हो कि मुझे अभी फिल्में बड़ी कम करनी है या नहीं करनी, पर हम तो हमेशा चाहते हैं कि आप करते रहें फिल्में। नहीं, अभी मैं पिछले 8 महीनों से काफ़ी कहानियां सुन रहा हूँ। अच्छा। और 2-3 अच्छी कहानियां मुझे मिली हैं, तो अभी ये एक दिन रिलीज हो जाए, इसके बाद मेरी फिल्म आ रही है सनी देओल और राज संतोषी की। जी। तो ये अगस्त में आएगी। ओके। उसके बाद जो है सितंबर में मैं एज एन एक्टर काम शुरू करूँगा। वाह, ग्रेट। और इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं एक फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करके 1-2 महीने का गैप लूँगा प्रेपरेशन के लिए, फिर दूसरी फिल्म की शूटिंग करूँगा, फिर 1-2 महीने का गैप लेके मैं तीसरी फिल्म की शूटिंग करूँगा। तो लगातार 2-3 फिल्में मैं करूँगा। ओके, ग्रेट। लोगों को बड़ी कंप्लेंट रही है हमेशा मुझसे कि आप बहुत 3 साल में एक फिल्म करते हो, तो वो थोड़ा मैं फर्स्ट टाइम मैं ऑडियंस की सुन रहा हूँ।
बहुत बढ़िया भाई, हमें इंतज़ार है आपकी सारी फिल्मों का। सो थैंक यू सो मच आमिर भाई, आपके साथ जब भी मिलते हैं, जब भी मुलाकात करते हैं, बड़ा कुछ सीखने अरे को मुझे मिलता है। बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। थैंक यू भाई, और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एक दिन। थैंक यू, और आपको भी ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, 8 मई को आपकी फिल्म आ रही है। जी थैंक यू। 8 मई से पहले दिखाइएगा मुझे। डेफिनेटली आमिर भाई। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी थैंक यू गाइस।